In last lecture, we were studying about the biosynthesis of starch, how a molecule of glyceraldehyde 3-phosphate is converted into starch by using different enzymatic machinery, and this process is basically taking place inside the stroma. क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड फील्ड सेक्शन है, जिसके अंदर कार्बन एसिमिलेशन के एंजाइम्स अवेलेबल हैं, this cytosolic compartment of the chloroplast, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, because it is just like the cytosol of normal cell. तो इस स्ट्रोमा के अंदर आपके पास स्टार्च बायोसिंथेसिस के जितने एंजाइम्स हैं, दे आर अवेलेबल एंड दे विल कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इनटू स्टार्च. तो कौन कौन सा एंजाइम है, ये किस ऑर्डर में एक्ट करते हैं और किस तरह से अल्टीमेटली आपके पास जो है वो स्टार्च की सिंथेसिस होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो उसको आप एक जो है वो डिटेल से अपने पास स्टेप वाइज जो है वो पहले एक स्केच ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अलोंग विद स्ट्रक्चर जो स्टार्च बायोसिंथेसिस का पाथ है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है. बिकॉज जो सुक्रोज बायोसिंथेसिस है, मल्टीपल एंजाइम्स ऑफ स्टार्च बायोसिंथेसिस एंड सुक्रोज बायोसिंथेसिस, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल. सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि दे आर आइसो एंजाइम. स्टार्च बायोसिंथेसिस वाले एंजाइम्स स्टोमा के अंदर अवेलेबल हैं और जो सुक्रोज बायोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में अवेलेबल हैं. वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर जो साइटोसोल का कंपार्टमेंट है, साइटोसोल सेक्शन है, उसके अंदर अवेलेबल है. वहां पे वो सुक्रोज को सिंथेसाइज करवा रहे हैं. एंड दिस सुक्रोज इज बेसिकली द मेजर फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट शुगर. यानी जितने भी जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, उन्होंने अपने साथ जो एसोसिएटेड जो बाकी सेल्स हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स, उनको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, उनको जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करने होते हैं, वो नॉर्मली ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बल्कि जो मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है इट इज सुक्रोज. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज. बिकॉज हमने नेट जो पूरा का पूरा ये साइकिल है, इसमें नेट एक ही ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate के बारे में पढ़ा था कि इसकी 3 मेजर स्टेट्स हैं. या तो आपके पास जो नेट यील्ड है ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate की, वो स्टार्च बायोसिंथेसिस की तरफ जा सकती है, या फिर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बाय कन्वर्टिंग इनटू इट्स आइसोमर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट स्ट्रोमा से बाहर निकल आता है इनसाइड द साइटोसोल. और साइटोसोल में आके अगेन उससे दो पाथवेज जो है वो अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ सेल. अगर तो उस टाइम आपका जो लीफ सेल है, जो कि फोटोसिंथेटिक सेल है, उसको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी डिमांड है, तो उस टाइम वो इस डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को यूज करते हुए एटीपी सिंथेसाइज करवा लेगा वाया ग्लाइकोलिसिस. बट इफ दिस सेल इज हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ एटीपी और इसका जो नेबरिंग सेल है उसको एनर्जी की जरूरत है, तो दिस इज द टाइम कि वो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे लेते हुए अल्टीमेटली इसे कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज. तो इन दो पाथवेज को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. ग्लाइकोलिसिस को हम नहीं देखेंगे, स्टार्च बायोसिंथेसिस हम देख चुके हैं. तो सुक्रोज बायोसिंथेसिस इज द मेजर टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे. सो सुक्रोज की बायोसिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर्स हैं, दीज आर द यूडीपी ग्लूकोज. यानी यूडीपी ग्लूकोज और इसके बाद जो आपके पास फ्रुक्टोज है, इसके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और आपके पास जो है वो सुक्रोज व्हिच इज बेसिकली अ डायसैकेराइड वो सिंथेसाइज होगा. लेकिन वी ऑल नो कि यूडीपी ग्लूकोज भी इतनी आसानी से नहीं बनेगा. हमारे पास जो मेन स्टार्टिंग मटेरियल है जहाँ से ये पाथवे स्टार्ट होने हैं, इट इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. तो मैं डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हुए वन बाय वन जितने एंजाइम्स इस पाथवे के अंदर रिक्वायर्ड हैं, उन एंजाइम्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी और आप नोटिस करेंगे कि इसमें मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि आपने स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी देखे होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होगा इनसाइड द साइटोसोल, इट विल बी ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज. ये पहला एंजाइम मैंने लिखा है. ये क्या करेगा, इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में, यानी आइसोमेराइजेशन. अब जब आपके पास अपनी असाइनमेंट पे काम तो इन एंजाइम्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको नोट डाउन करेंगे, 1 to 2 लाइंस में इसको लिखेंगे भी और उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो ऑब्वियसली जहां पे भी आपको प्लांट बायोकेमिस्ट्री में ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज का नाम मिलेगा, you will know that this enzyme is meant to convert our triose sugar into its isomeric form. तो यहाँ पे आपके पास जो ट्राइओस शुगर है, दिस इज डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड द फर्स्ट एंजाइम इज ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate में. यहाँ पे बेशक एंजाइम जो है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इंटर कन्वर्जन जो है
ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज की वजह से हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो दो ट्रायोस मॉलिक्यूल्स हैं, दो 3 कार्बन शुगर जिसमें से एक एल्डिहाइड शुगर है एंड द सेकंड वन इज द कीटो शुगर, इनकी कंडेंसेशन होगी, इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन देयर एंड्स, और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एल्डोलेज। यानी वंस आपके पास जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन होगी, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एंड वी विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये एल्डोलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में भी यूज हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन को कैटेलाइज करवा रहा है। वहां पे ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को क्लीव कर रहे हैं इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो अभी तक हमने दो एंजाइमेटिक रिएक्शंस पढ़े हैं जिनके थ्रू जो हमारी स्टार्टिंग एक 3 कार्बन कंपाउंड था वो अब 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है वाया कंडेंसेशन। तो एल्डोलेज में आपके पास है वो दो ट्रायोस फॉस्फेट्स को, यानी 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट को एक हेक्सोस बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिए, यानी 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल में जिसमें यू हैव द फॉस्फेट ग्रुप एट 2 डिफरेंट पोजीशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप वाया fructose 1,6 bis phosphate. The next enzyme is fructose 1,6 bis phosphatase। और अगर आपने जो है वो केल्विन साइकिल में रीजनरेशन का स्टेप पढ़ा था, तो वहां पे भी ये एंजाइम डिस्कस हुआ था जो कि नॉर्मली जिसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी है, और फॉस्फेटेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि किसी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, यानी उसको रिलीज करवा देते हैं। और ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है इस बिस फॉस्फेट में, इसमें से फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उसे रिमूव कर देगा एंड वी विल गेट द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसे हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए हमें ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। तो अगेन हमारे पास जो है वो एक आइसोमेरेज होगा, बिकॉज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है, दोनों जो है वो 6 कार्बन शुगर है, लेकिन एक कीटो शुगर है और दूसरी एल्डो शुगर है। तो जैसे इस केस में ट्राइयोसिस को हमने जो है वो आइसोमेरेज की मदद से इंटर कन्वर्ट किया था, इसी तरह से हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी हैव एन एंजाइम आइसोमेरेज। तो आपके पास जो फोर्थ एंजाइम होगा इट विल बी हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि किसी 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और यहाँ पे आपके पास जो 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट है इट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये एंजाइम उस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे पास जो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उनमें ग्लूकोज जो है वो 6 पोजीशन की बजाय फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होता है, यानी उनमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बजाय ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है। लाइक हमने जब स्टार्च बायोसिंथेसिस को डिस्कस की थी तो वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी कि आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है सबसे पहले वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। सो आपके पास जो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उनमें जो फॉस्फोराइलेशन की पोजीशन है वो डिफरेंट है, और कैटाबोलिक पाथवेज में जो फॉस्फोराइलेशन की पोजीशन है वो डिफरेंट है, ताकि एंजाइम्स जो हैं इन फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्लूकोज में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 6th पोजीशन पे अटैच होगा, तो ग्लाइकोलिसिस के जितने एंजाइम्स हैं वो उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करेंगे और उसको डिग्रेड करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो ग्लूकोज है उसमें फॉस्फेट ग्रुप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अटैच है, इट मींस के बायोसिंथेटिक के पाथवे से जितने एंजाइम्स हैं, चाहे वो स्टार्च बायोसिंथेसिस है या सुक्रोज बायोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं, ये इस ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज करवा लेंगे। सो इट मींस कि यहाँ पे जो हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमेरेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सिंथेसाइज कराया है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना होगा इनटू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, बिकॉज जो बायोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं दे विल यूज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एज द प्रिकर्सर। सो नेक्स्ट एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज इज सिंपली उस ग्लूकोज की 6 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को चेंज करके उसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लेके आना है। तो ये 5 एंजाइम्स वो हैं जो कि आपने स्टार्च बायोसिंथेसिस के अंदर भी डिस्कस किए हैं, तो इनको देखिएगा और इनके जो रिएक्शन है इनको कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ तक इन 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट अभी तक आई है दिस इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट।
यानी 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से हमने जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि स्ट्रोमा से निकल के साइटोसोल में आई थी, उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और अब इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूज करते हुए जो सुक्रोज है उसकी बायोसिंथेसिस होगी, और ऑब्वियसली इसके लिए हमें एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। So the first enzyme is UDP glucose pyrophosphorylase. इससे पहले आपने स्टार्च बायोसिंथेसिस में एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज पढ़ा था। तो इस एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है कि ये एंजाइम बिकॉज इट इज अ पायरोफॉस्फोराइलेज, ये आपके पास जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसको शो कर रहा है दिस वन, कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जो है ये आपके पास दो तरह के जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं इनको यूज करता है। एक आपके पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है और दूसरी तरफ यू हैव अ यूटीपी। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के ऊपर इस स्ट्रक्चर को इनकारपोरेट कराएगा, लेकिन पहले ये यूटीपी में से पायरोफॉस्फेट को क्लीव करेगा। पायरोफॉस्फेट मींस कि आपके पास ये जो टर्मिनल दो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये जिनको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है ये वाले फॉस्फेट ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट, यानी इनका जो ये दरमियान वाला बॉन्ड है अगर ये क्लीव नहीं होता तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं pyrophosphate, because इस केस में दो फॉस्फेट ग्रुप्स दे आर लिंक्ड विद अ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, यानी ये अभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनके दरमियान एक बॉन्ड जो है अभी भी प्रेजेंट है। तो दिस इज द पीपीआई जिसे हम इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट भी कहते हैं, बिकॉज ये जो यूटीपी है उससे सेपरेट हो चुका है, उससे इसने अपना बॉन्ड ब्रेक करवा दिया। तो यहाँ पे आपके पास यूरिडीन है, ये वाली जो बेस है इसके साथ साथ आपके पास 5 कार्बन शुगर है, इसके साथ अब एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया। इट मींस कि यूटीपी में जो प्रीवियसली 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, इस एंजाइम ने उसमें से दो फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव करा दिया इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट, यानी पायरोफॉस्फोराइलेसिस करवा दिया। दैट्स व्हाई इसका नाम है पायरोफॉस्फोराइलेस। और पीछे जो आपके पास यूएमपी का स्ट्रक्चर है, विच मींस कि आपके पास यूटीपी में से दो फॉस्फेट ग्रुप्स रिमूव हो गए और एक फॉस्फेट ग्रुप अभी भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। सो ये जो यूएमपी वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को इसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच करवा दिया। सो अल्टीमेटली आपके पास प्रीवियसली इस ग्लूकोज के पास एक फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल था, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अब यूएमपी के थ्रू इसमें इनकारपोरेट हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखो तो दिस इज नॉट अ ग्लूकोज, इट इज यूडीपी ग्लूकोज, जिसमें आपके पास ग्लूकोज के साथ एक यूरिडिन मॉलिक्यूल और उसके साथ दो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है। तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज ने आपकी जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था उसको एक्टिवेट कर दिया है, उसको शुगर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी शुगर जिसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच हो उसे हम कहते हैं दिस इज अ शुगर न्यूक्लियोटाइड। और नॉर्मली जो बायोसिंथेटिक पाथवेज है, जैसे इससे पहले हमने स्टार्च बायोसिंथेसिस में पढ़ा था कि वहां पे एडीपी ग्लूकोज यूज हो रहा था एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, और सुक्रोज बायोसिंथेसिस में यूडीपी ग्लूकोज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है। इट मींस कि वी कैन कंक्लूड कि जितने भी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के बायोमोलिक्यूल हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इन पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन के लिए आपके जो मोनोमर्स हैं दे आर नॉट ओनली द ग्लूकोज बट दे आर दी शुगर न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर यूडीपी ग्लूकोज और एडीपी ग्लूकोज, यानी आप इंडिविजुअली ग्लूकोज को यूज नहीं करोगे बल्कि ग्लूकोज जो है वो पॉलीमराइजेशन से पहले उसकी एक्टिवेशन होना जरूरी है। और वो एक्टिवेशन किस तरह से हो रही है, या तो एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और वो अल्टीमेटली एडीपी ग्लूकोज बना रहा है, या फिर यूटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम होकर आपके पास जो है वो यूटीपी ग्लूकोज सिंथेसाइज करवा रहे हैं। तो दिस इज द सिक्स्थ एंजाइम जिसकी एक्टिविटी के बाद हमारे पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो अल्टीमेटली यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है दिस वन, इसको भी क्लीव करने के लिए सेल्स हैव एन एडिशनल एंजाइम जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। ऐसा एंजाइम जो कि इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट में मौजूद जो बॉन्ड है स्टिल इनके दरमियान, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब ये ब्रेक होंगे तो इनके दरमियान अभी भी जो है ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट है। लाइक अगर इसको हम इस तरह से सेपरेट करें तो अगर आपके पास एक एंजाइम है विच इज पायरोफॉस्फेटेज जो कि पायरोफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्लीव कर देता है। तो इफ यू हैव एन एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज तो वो इन दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एनर्जी है, इन दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में जितनी एनर्जी है उसको भी रिलीज कर देता है, ताकि आपके पास ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन है
ये प्रोसेस जो है ये थर्मोडायनेमिकली फिजिबल हो सके। सो आपके पास जो सेवंथ एंजाइम है, दिस एंजाइम इज पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। तो 5 एंजाइम्स ऐसे थे जिनको यूज करके हुए आपने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को सिंथेसाइज करवाया। 6th एंजाइम ऐसा है जिसने इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को अल्टीमेटली यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिया। एंड द 7th एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट। यानी आपके पास ये जो पीपीआई यहाँ पे रिलीज हो रहा है इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में, इस पीपीआई की क्लीवेज के बाद आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रिएक्शन को फेवरेबल करती है। तो 7th एंजाइम इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। अब आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल आ गया है, यानी यूडीपी ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चीज लिखी हुई थी कि सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड वाया यूडीपी ग्लूकोज। तो आपने उस स्टार्टिंग मटेरियल को जो कि आपको सुक्रोज की बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है उसे सिंथेसाइज करवा लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये यूडीपी ग्लूकोज किस तरह से आगे से सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ द 2 डिफरेंट एंजाइम्स आपके पास ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये फाइनली सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट। सबसे पहले ये यूडीपी ग्लूकोज जो है बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम सुक्रोज सिंथेज, या फिर आप इसको सिंपली जो है ये जो एंजाइम है सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इट विल यूज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबस्ट्रेट्स। एक आपके पास है यूडीपी ग्लूकोज जो कि अभी आपने सिंथेसाइज करवाया है बाय 7 एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने 7 एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस में से गुजर के अल्टीमेटली अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू दी यूडीपी ग्लूकोज। और दूसरी तरफ है आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आएगा, दिस वन, जो कि साइटोसोल में आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अल्टीमेटली 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुई थी। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इट विल एक्ट एज अ सेकंड सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम SPS, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। सो एक तरफ यूडीपी ग्लूकोज है और दूसरी तरफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। इस एंजाइम ने करना क्या है, इस एंजाइम ने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। और यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकोज इनिशियली इस ग्लूकोज में अटैच हुआ था, यानी इसकी एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे ऐड हुआ था इस स्टेप में, इसको ये यहाँ पे रिलीज करवा देगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो शुगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें से जो न्यूक्लियोटाइड मॉइटी है वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीज हो रही है। इसका जो सोर्स सिर्फ ये पर्पस है, ये किसका माइक ऑन है, यानी आप ये देख सकते हैं कि जो यूडीपी की अटैचमेंट है ग्लूकोज के साथ, ये अटैचमेंट सिर्फ जो है वो थोड़े अरसे के लिए हुई है। और जैसे ही एंजाइम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से यूडीपी मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि दिस अटैचमेंट ऑफ यूडीपी मॉलिक्यूल इज अ सोर्स ऑफ एक्टिवेशन। इसने जो है वो ग्लूकोज को एक्टिवेट किया है ताकि यहाँ पे उसका जो बॉन्ड है वो इजीली बन सके। बिकॉज वी नो कि यहाँ पे जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, इन कंडेंसेशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ये चीज माइंड में रखिएगा, और आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को शायद इस चीज का आइडिया भी होगा जो कि आपने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा होगा, कि अगर हम किसी भी इंटरमीडिएट के ऊपर फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच करवा देते हैं, या उसमें अगर हम उसके ऊपर अगर न्यूक्लियोटाइड मॉइटी अटैच करवा देते हैं, तो नॉर्मली उस इंटरमीडिएट की या उस मेटाबॉलिक प्रिकर्सर की जो एनर्जी है, फ्री एनर्जी, वो इनहांस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस के अगर आप इंटरमीडिएट्स देखें तो ग्लाइकोलिसिस में हर एक इंटरमीडिएट जो है वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस 90% में जो इंटरमीडिएट्स हैं दे आर इन देयर फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। लाइक ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आता है तो पहले उसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में अगेन फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो नॉर्मली जितने भी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स हैं, इन फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी तरह से अगर आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट करवा देते हैं, उसके साथ यूडीपी को अटैच करवा देते हैं, इट मींस कि यू आर इन्वेस्टिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस मॉलिक्यूल। और जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी आप इस यूडीपी को अलग करेंगे इस शुगर से, तो जो एनर्जी आपने बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इन्वेस्ट की थी वो एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी यहाँ पे इन दो सबस्ट्रेट्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करेगी। यानी यहाँ पे ये जो एंडरगोनिक रिएक्शन है, ये एंडरगोनिक रिएक्शन बेसिकली किस तरह से हो रहा है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, इस बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूडीपी
यूडीपी जब रिलीज होगा ग्लूकोज से, तो यूडीपी के रिलीज की वजह से आपके पास जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी वो एनर्जी कहीं पे वेस्ट नहीं होगी, बल्कि वो एनर्जी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो जाएगी। तो दिस यूडीपी इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि सेल ने पहले से ग्लूकोज के अंदर इन्वेस्ट की हुई थी और यहाँ पे जाके वो यूज हो रही है। तो आप सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज का अगर केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें यू हैव द टू डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, द फर्स्ट वन इज यूडीपी ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यूडीपी ग्लूकोज में से ये यूडीपी मॉइटी जो है ये सेपरेट हो जाएगी और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज और यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दिस ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज, इनके दरमियान जो है वो कंडेंसेशन होगी और आपके पास O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो नाउ यू हैव सुक्रोज 6 फॉस्फेट बिकॉज आपके पास इस सुक्रोज की जो 6th पोजीशन है फ्रुक्टोज के साथ अभी भी आपका जो फॉस्फेट जो इनिशियली अटैच था वो लगा हुआ है। तो अगर आपने इसको सुक्रोज में कन्वर्ट करना है, इट मींस कि फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करवाना है। तो नेक्स्ट वी हैव एन एंजाइम सुक्रोज फॉस्फेटेज एंजाइम और ये क्या करेगा, इस 6th पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देगा, जिसकी वजह से आपके पास जो प्योर सुक्रोज का स्ट्रक्चर है वो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, जिसमें 6th पोजीशन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान है। यानी आपकी जो ग्लूकोज की एनोमेरिक कार्बन है विच इज द फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज की जो एनोमेरिक कार्बन है विच इज द सेकंड कार्बन। यानी एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होती है जहाँ पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज के केस में दिस इज द कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के केस में दिस इज द कार्बन नंबर 2। तो इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस कि आपके पास जो सुक्रोज है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग इसलिए बिकॉज इसमें जो दोनों एनोमेरिक एंड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और किसी भी इंडिविजुअल शुगर का एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हम इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि अगर उस शुगर के पास जो है वो एनोमेरिक ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं। तो इस केस में जो डायसैकराइड है उसमें दोनों मोनोसैकराइड्स के जो एनोमेरिक शुगर्स हैं दे आर नॉट फ्री, दे आर बाउंड इन अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस केस में आप इस शुगर को कहेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो थ्रू 9 एंजाइमेटिक रिएक्शंस, अब ये एंजाइम्स मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किए हैं ताकि आप लोग जब इस सुक्रोज के पाथवे को डिस्कस करें तो आप लोगों को पता हो कि किस किस जगह पे कौन सा एंजाइम जो है वो किस इंटरमीडिएट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन 9 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू अल्टीमेटली आपका जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि स्ट्रोमा से निकल के साइटोसोल में आया था ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी सुक्रोज। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को तो इससे पूछ लें ताकि उसके बाद हम रेगुलेशन की तरफ मूव करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तो ये अब आप अभी बता रहे हो जब मैं सारा कुछ करवा चुकी हूँ। ज्यादा काम आ रही है गुजारा हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ये सुक्रोज बायोसिंथेसिस तक हम कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट आपके पास सुक्रोज और स्टार्च की जो बायोसिंथेसिस है उसकी रेगुलेशन को हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सुक्रोज और स्टार्च बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी रेगुलेशन को भी हम देखेंगे। सो देयर आर 3 रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसमें जो पहला रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ओवरऑल आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इस रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले आप लोग जो है वो पीएफ के 2 एंजाइम और इसके जो एक्टिवेटर्स हैं और इसके जो सप्रेसर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लें या उसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपके लिए ये रेगुलेशन आसान होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास लाइट में जब एक्टिवली प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है and dihydroxyacetone phosphate which are the basically the major products of photosynthesis, 3 कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि हम नॉर्मली यही कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है वो अल्टीमेटली किसी 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर इनकार्पोरेट होती है। वो 3 कार्बन कंपाउंड जो है उसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट या डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट अगर हम फाइनल जो है वो एंड प्रोडक्ट की बात करें तो इट मीन्स कि लाइट में आपके पास इन दोनों प्रिकर्सर्स की जो अमाउंट है
वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी, बिकॉज ज्यादा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ज्यादा केल्विन साइकिल चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा शुगर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है। जबकि दूसरी तरफ डार्क में आपके पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। इट मीन्स कि इसमें आपके पास जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली हाई होगी। हाई क्यों होगी? क्योंकि इस केस में आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली जो सेल्स हैं उनके पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो है वो एक इंजाइम के ऊपर विच इज द पीएफके2 उसके ऊपर ऑपोजिट इफेक्ट है। पहले आप पीएफके2 और पीएफके1 को देख लें और उसके बाद हम इन इंटरमीडिएट्स का या इन एंड प्रोडक्ट्स का इस एंजाइम के ऊपर जो इफेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसको रेगुलेशन के साथ रिलेट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पीएफके1 को डिस्कस किया होगा विच इज एन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जो कि नॉर्मली फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को प्रोड्यूस करने में जो है वो अपना रोल प्ले करता है, बिकॉज ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर मजीद एक फॉस्फोराइल ग्रुप को ऐड करवा देता है एट द फर्स्ट पोजीशन, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ऐसे ही ना बच्चों, डेट्स वाई इस एंजाइम का जो नाम है उसके आगे 1 लिखा गया है, बिकॉज ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हुए उसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मजीद एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, बिकॉज ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे मजीद एक फॉस्फोराइल ग्रुप अटैच करवाएगा और वो पोजीशन जहां पे इसने अटैच करवाना है दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। तो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी दिस प्रोडक्ट विल बी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंडली आपके पास एक और एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। ये एंजाइम जो है इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ये किसी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर यूज नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो सोल पर्पस है वो रेगुलेशन का पर्पस है। इसने जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करना है। सिमिलरली इसने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को भी रेगुलेट करना है। सो इसकी जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या होगी कि जस्ट लाइक द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ये भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, लेकिन इसमें और पीएफ के 1 में एक डिफरेंस है कि पीएफ के 1 ने इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे मजीद एक फॉस्फोराइल ग्रुप को ऐड करवाया था, लेकिन यहाँ पे दिस एंजाइम विल ऐड सेकंड फॉस्फेट ग्रुप एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो दोनों एंजाइम जो हैं ये एक आप कह लें कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोराइलेशन करवा रहे हैं, उसमें सेकंड फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा रहे हैं, लेकिन एक एंजाइम जो है वो सेकंड फॉस्फेट ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अटैच करवा रहा है और जो दूसरा एंजाइम है वो फॉस्फेट ग्रुप को सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैच करवा रहा है। सो जो आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है यानी जो पहले एंजाइम का इंटरमीडिएट है, ये ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, इसके अलावा डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में यूज होता है, जैसे अभी हमने स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी इस इंटरमीडिएट को देखा है। लेकिन जो दूसरा इंटरमीडिएट है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये किसी पाथवे में यूज नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो सोल पर्पस है वो क्या है कि इसने डिफरेंट एंजाइम्स को रेगुलेट करना, उनको जाके बताना है कि भाई तुम्हारी एक्टिविटी इस टाइम ज्यादा होनी चाहिए और तुम्हारी एक्टिविटी इस टाइम कम होनी चाहिए। सो वी कैन कंक्लूड यहाँ से इन एंजाइम्स के जो दो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताए हैं, उसके बाद यहाँ पे इस लाइट और डार्क के साथ अगर इससे कंपेयर करें तो नॉर्मली यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जब एक्टिवली कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर रहा है तो उसमें जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, दीज प्रोडक्ट्स एक्ट एज द सुप्रेसर्स ऑफ पीएफके2, यानी ये आपके पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की एक्टिविटी को कम कर देंगे। अगर उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे इट मींस कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन आपके पास फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की अमाउंट कम हो जाएगी, बिकॉज लाइट रिएक्शन के जितने भी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो इस एंजाइम को काम करने से रोक रहे हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी को सुप्रेस कर रहे हैं, और अगर ये एंजाइम सुप्रेस हो रहा है इट मींस कि ये जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, लाइट एनर्जी में इसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी सेल में। दूसरी तरफ आपके पास जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसका ऑपोजिट इफेक्ट है, वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं। लाइक जब आपके पास सेल के अंदर एनर्जी नहीं है, सेल के अंदर एटीपी की सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, उस केस में ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं ये पीएफके2 को एक्टिवेट करेंगे और पीएफके2
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस कि डार्क रिएक्शन के दौरान आपके पास जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाए। सो यहाँ से इस पूरे यहाँ तक जो पाथवे है, ये जो आपके पास रेगुलेशन का मैकेनिज्म शो किया हुआ है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इन चीजों को माइंड में रखना है कि लाइट का इस रेगुलेटर की अमाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट है और डार्क कंडीशन का इस रेगुलेटर की अमाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपके पास जो है वो दोनों कंडीशन के अंदर जो फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट है, जो कि एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है, उसकी आप जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइट में उसकी कंसंट्रेशन लो है और डार्क में उसकी कंसंट्रेशन हाई है, और ये बेसिकली किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एंड सुप्रेशन ऑफ द एंजाइम PFK2 which is required for the production of this regulator molecule. तो जितना ये एंजाइम एक्टिवेट होगा उतना ही आपके पास रेगुलेटर सिंथेसाइज होगा, और जितना ये एंजाइम सुप्रेस होगा उतना ही रेगुलेटर या इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। अब इस रेगुलेटर के कम या ज्यादा होने से सेल को क्या फर्क पड़ता है, इस चीज का लिंक बनाने से पहले ये चीज देख लीजिएगा कि आपके पास जो मेन एंजाइम है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, दिस वन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यू रिक्वायर दिस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। यानी आपके पास सेल जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होगा, या सेल के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, बिकॉज दोनों प्रोसेसेस जो है वो ऑपोजिट कंडीशंस में चल रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस उस टाइम पे चल रहा है जब सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो वो जितना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा उसको ऑब्वियसली वो यूज करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और दूसरी तरफ आपका जो फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट है, इसने रेगुलेट करना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो ये जो फ्रुक्टोज 2 6 बिसफॉस्फेट है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। यानी जितना ज्यादा ये मॉलिक्यूल होगा उतना ही ये आपका जो इंटरमीडिएट्स का इनफ्लक्स है उससे ग्लाइकोलिसिस की तरफ कर देगा, बिकॉज इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम PFK1। तो जितना ज्यादा ये रेगुलेटर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा ये इंटरमीडिएट्स को ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज में भेज देगा, और आपके पास फोटोसिंथेसिस के जो चांसेस हैं या फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कम होते जाएंगे। बिकॉज हमने केल्विन साइकिल में मल्टीपल जगहों पे जाके देखा है कि जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं या जो ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स हैं, वो ही केल्विन साइकिल में भी यूज हो रहे हैं। तो अगर ये इंटरमीडिएट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसकी हाई अमाउंट अवेलेबल है, और ये फोटोसिंथेसिस की बजाय ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है, इट मींस कि जितने इंटरमीडिएट पहले केल्विन साइकिल में यूज हो रहे थे वो वहां पे यूज होने की बजाय, या वो जो एंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम केल्विन साइकिल की स्टेज 2 या 3 में यूज हो रहे थे, वो वहां पे वर्क करने की बजाय आगे जो जाके जो है ग्लाइकोलिसिस में अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, बिकॉज इस टाइम इस रेगुलेटर ने ग्लाइकोलिसिस के चांसेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली अगर आप डार्क की कंडीशन देखें, डार्क में आपके पास जो है वो चूंकि इस रेगुलेटर मॉलिक्यूल की हाई अमाउंट अवेलेबल है, इट मींस के डार्क कंडीशंस में सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। लेकिन लाइट रिएक्शंस के केस में आपके पास इस रेगुलेटर की लो अमाउंट है, इट मींस के लाइट ड्यूरिंग लाइट कंडीशंस आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसकी अमाउंट या उसकी जो नेट आप देखें इफेक्ट वो कम होगा सेल में, और जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कंपैरेटिवली हाई होगा। सो दैट्स हाउ कि आपका जो एक रेगुलेटर मॉलिक्यूल है वो दो डिफरेंट पाथवेज को जिनके इंटरमीडिएट्स लिंक्ड है, जिनके इंटरमीडिएट्स यू कैन से शेयर्ड है, यानी वो सेम इंटरमीडिएट्स दोनों पाथवेज में यूज हो रहे हैं। सो ये रेगुलेटर मॉलिक्यूल उनके इनफ्लक्स को कंट्रोल करेगा कि किस टाइम आपका इंटरमीडिएट किस पाथवे में यूज होना चाहिए, और दूसरे पाथवे को मीनवाइल ये कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह की रेगुलेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल रेगुलेशन, कि एक तरफ आपका जो सेम रेगुलेटर है वो एक पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है और दूसरे पाथवे को सुप्रेस कर रहा है। बच्चों ये आप लोगों के पास जो रेगुलेशन थी ये ग्लाइकोलिसिस की और फोटोसिंथेसिस की कोमुलेटिव रेगुलेशन थी, उनकी जो रेसिप्रोकल रेगुलेशन है ये वो थी। इसके बाद जो नेक्स्ट रेगुलेशन है वो सुक्रोज और स्टार्च बायोसिंथेसिस की है, जो कि ऑब्वियसली इससे बहुत सिंपल है बिकॉज उसमें एक या दो एंजाइम्स हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें। इस रेगुलेटर या इसकी अमाउंट या लाइट या डार्क कंडीशंस का इसके ऊपर इफेक्ट इस पूरे पाथवे में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो।
और इसे 2-3 दफा लिंक करके अपने नोट्स बना के अपने पास रखिएगा, बिकॉज ये चीजें ऐसी हैं जो कि समटाइम्स जो है वो आपकी अगर एक रेगुलेटर की जो अमाउंट है उसको आप लिंक ना कर सके किसी एंजाइम के साथ, तो आपका पूरा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो आगे पीछे हो सकता है। तो इसको अपने पास नोट्स बना के रख लें कि इस रेगुलेटर का किस एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट है और किस कंडीशन के ऊपर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किस कंडीशन पे इसकी क्वांटिटी कम है। सो नेक्स्ट अब आप लोगों के पास जो है रेगुलेशन, दिस इज द रेगुलेशन ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च बायोसिंथेसिस, यानी ऑब्वियसली जितने भी जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनकी रेगुलेशन जरूरी होती है। सो किस टाइम पे कितना सुक्रोज बनना है, किस टाइम पे सुक्रोज बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली स्टार्च बायोसिंथेसिस के भी जो एंजाइम्स हैं they are also subjected to the different modes of regulation. So यहाँ पे जो आपके सुक्रोज की बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके लिए जो दो मेजर एंजाइम्स हैं जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एसपीएस काइनेज, सॉरी एसपीएस सिंथेज, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, और इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम है सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज। इन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है इसको मॉड्यूलेट किया जाता है। किस तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है, अभी आप लोगों के सामने दो एंजाइम्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप लोगों ने पीछे पाथवे में भी डिस्कस देखे हैं। द फर्स्ट वन इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज। इस एंजाइम का क्या पर्पस है कि इस एंजाइम ने यूडीपी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के दरमियान जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है उसे सिंथेसाइज करवाना है और यहाँ से यूडीपी को रिलीज कर देना है। ये एंजाइम नॉर्मली सुक्रोज 6 फॉस्फेट को सिंथेसाइज करवाता है। और दूसरी तरफ जो आपका सेकेंड एंजाइम है, दिस इज सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज, जो कि सुक्रोज फॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और इसमें ये जो फॉस्फेट इस पोजीशन के ऊपर अटैच है इसे रिलीज करवा के फॉस्फेट को अलग कर देता है और सुक्रोज को जो है वो आप कह लेंगे इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिलीज करेगा। सो दीज आर द टू एंजाइम्स जो कि रेगुलेट होंगे और इनकी रेगुलेशन के लिए एक थर्ड एंजाइम भी प्रेजेंट है। So first enzyme जिससे रेगुलेट होना है, this is sucrose 6 phosphate synthase and the second enzyme is SPS phosphatase. इन एंजाइम्स का फंक्शन और इन एंजाइम्स का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेगुलेटरी एंजाइम है। दिस रेगुलेटरी एंजाइम इज एसपीएस काइनेज, जो कि सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाता है। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका जो सोल पर्पस है वो क्या है कि उन्होंने किसी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके उसे किसी दूसरे जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर अटैच करवा देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो एसपीएस काइनेज इज एन एंजाइम जो कि एटीपी को एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर यूज करेगा और सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज को एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप एक्सेप्टर के तौर पे यूज करेगा। यानी एटीपी में से एक फॉस्फोराइल ग्रुप रिमूव कराएगा और उसे सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज की इस पोजीशन के ऊपर अटैच करा देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर दी सबस्ट्रेट्स एटीपी, और एटीपी के साथ सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज, ये दो सबस्ट्रेट्स हैं और ये दो प्रोडक्ट्स हैं एडीपी एंड सुक्रोज 6 फॉस्फेट, जिसकी आपके पास यहाँ फॉस्फोराइलेशन हुई हुई है। सो एसपीएस काइनेज का जो सोल पर्पस है वो क्या है कि उसने फॉस्फोराइलेशन करवानी है इस एंजाइम की, विच इज सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज, दिस वन। और फॉस्फोराइलेशन के लिए जो उसके पास डोनर मॉलिक्यूल है जो अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा, दिस इज एटीपी। इस एंजाइम में नॉर्मली आपके पास जो सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा के उसे इनएक्टिव करना। आपके पास मैंने स्टार्टिंग में ये चीज कही थी कि हमारे पास जितने भी जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की रेगुलेशन के लिए वी हैव 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। देयर आर सम एंजाइम्स जिनकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है, यानी उनके पास जब कोई एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर आके एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा जो एक और पॉकेट है विच इज एलोस्टेरिक साइट उस पे अटैच करता है तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। इस तरह की मॉडिफिकेशन की वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो तो या तो ज्यादा हो सकती है और या कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल। अगर तो वो एक्टिवेटर है तो एंजाइम सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और अगर वो इनहिबिटर है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज होगी। इसके अलावा जो सेकंड मोड ऑफ रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था एट द स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द केल्विन साइकिल, वो कोवलेंट मॉडिफिकेशन था, जिसमें हमने ये कहा था कि सम टाइम किसी एंजाइम के ऊपर कोई ग्रुप कोवलेंटली अटैच हो जाता है और नॉर्मली वो फॉस्फेट ग्रुप होता है,
और इस फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से जो एंजाइम है वो या तो एक्टिव हो सकता है या फिर वो सुप्रेस हो सकता है। देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद अपनी इनएक्टिव कन्फर्मेशन में आ जाते हैं। यानी फॉस्फोराइलेशन इज अ मीन ऑफ एक्टिवेशन और सुप्रेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। सो यहाँ पे जो आपके पास सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज है, ये अपनी अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, ये जो इसकी सॉरी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, इस फॉर्म में तो ये एक्टिव है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये इनएक्टिव हो जाएगा। इट मींस कि जो आपके पास एसपीएस काइनेज है, ये इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवा के इसे इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यू हैव ओनली दिस एंजाइम एसपीएस काइनेज। एसपीएस काइनेज को कैसे पता चलता है कि मैंने इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवानी है या नहीं? आपके पास जो नॉर्मली दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करें। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके पास जो है वो दो तरह से एक्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकॉज इट इज अ प्रिकर्सर, या आप इसे कह लें कि जब सेल के पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सिग्निफिकेंट अमाउंट है और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में भी यूज नहीं हो रहा, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टार्च बायोसिंथेसिस में भी यूज नहीं हो रहा, तो सेल ने उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाथवे में तो यूज करना है। तो उस केस में आपका जो सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम है, ये एक्टिवेट होगा बिकॉज ये इस चीज को सेंस करेगा कि इसकी जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है, इसकी अमाउंट सिग्निफिकेंटली सेल के अंदर ज्यादा है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दो डायरेक्शंस में एक्ट करता है। ये एसपीएस काइनेज की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। अगर एसपीएस काइनेज की एक्टिविटी नहीं होगी, इट मींस के एंजाइम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज अगर एसपीएस काइनेज एक्टिवेट होता तो उसने इस एंजाइम को उसकी इनएक्टिव कन्फर्मेशन यानी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना था। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेज को उसकी एक्टिवेट या उसकी जो नॉर्मल आप कह लें एक्टिव कन्फर्मेशन है उसके अंदर रखता है बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ एसपीएस काइनेज। और मीनवाइल आपके पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसकी इस कन्फर्मेशन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। because this inorganic phosphate is an inhibitor of another enzyme which is SPS phosphatase। नॉर्मली आपके पास अगर आप इस साइकिल को देखें तो ये एंजाइम जो है इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए वी हैव अ काइनेज, और इसकी जो डीफॉस्फोराइलेशन है उसको करवाने के लिए वी हैव अ फॉस्फेटेज। तो अगर तो आपके पास ऐसा एंजाइम जिसने इस इनएक्टिव एंजाइम को उसकी एक्टिव कन्फर्मेशन में लेके आना है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, यानी ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये एसपीएस फॉस्फेटेज एंजाइम इज लेस एक्टिव, या फिर आपके पास जो इनहिबिटेड एंजाइम है इसके ऊपर ये जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है इसको रिलीज करवाएगा, और बाय रिलीजिंग दिस फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम को वापस उसकी एक्टिव कन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो अगर किसी इंटरमीडिएट ने इस फॉस्फेटेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, इट मींस कि एंजाइम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी इनएक्टिव कन्फर्मेशन में ही रहेगा, बिकॉज उसको एक्टिव कन्फर्मेशन में जाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था वो एंजाइम क्या है, ब्लॉक। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्टली बाय इनहिबिटिंग द टू डिफरेंट एंजाइम एसपीएस काइनेज एंड एसपीएस फॉस्फेटेज इस एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है। सो नॉर्मली आपके पास सिर्फ एक ही एंजाइम है, और इस एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यू हैव टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो जस्ट लाइक द सुक्रोज बायोसिंथेसिस, आपके पास जो थर्ड रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, इट बिलोंग्स टू द स्टार्च बायोसिंथेसिस। स्टार्च के केस में भी आपके पास ऑब्वियसली स्टार्च एक पॉलीमर है। इट मींस कि अगर कोई भी पॉलीमर आप लोगों ने सिंथेसाइज करवाना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। पीछे भी आप यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो वो इस बायोसिंथेटिक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और अगर आपके पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आप नॉर्मली इस चीज से रिलेट करते हैं कि सेल्स के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन तभी ज्यादा होती है जब एटीपी की अमाउंट लो होती है। सो हाई अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मींस लो अमाउंट ऑफ एटीपी। तो अगर सेल्स के पास एटीपी की अमाउंट कम है
तो ऑब्वियसली एक जनरल सी बात है कि वो अपने जो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं उनको एक्टिवेट नहीं मैम करेगा। आपकी तरफ से बहुत इंटरप्शन है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बच्चों। मैम फिर खराब हो गई है। क्या हुआ? मैं अब अब ठीक स्क्रीन है? शेयर करती है फिर खराब हो गई है। मैम आई थिंक आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है। मैम आपकी आवाज सुपर स्लोमो में आ रही है। जी सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपने जहाँ पे भी रिलेट करना है, जिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म में भी डिस्कस करना है, चाहे वो सुक्रोज बायोसिंथेसिस का हो, वो फोटोसिंथेसिस हो या फिर स्टार्च बायोसिंथेसिस का हो। सो इनऑर्गेनिक मींस कि आपके पास जो सेल्स के अंदर एटीपी की अमाउंट है वो लो है। कभी भी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती अनटिल एंड अनलेस सेल के अंदर जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज होके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो। सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आप सिंपली एक सिग्नल के तौर पे इसे लेंगे कि इट इज अ सिग्नल ऑफ लो एनर्जी कंडीशन, जब सेल्स के अंदर एटीपी अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली जब सेल्स के अंदर एटीपी अवेलेबल नहीं होगा तो जितने भी जो बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, चाहे स्टार्च की बायोसिंथेसिस है, चाहे आपके पास सुक्रोज की बायोसिंथेसिस है, या फिर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स की बायोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये प्रोसेसेस नहीं होंगे बिकॉज इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है। और अगर सेल्स के अंदर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एटीपी अवेलेबल नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये पाथवेज ब्लॉक हो जाएंगे। सो जो स्टार्च बायोसिंथेसिस के लिए हमारे पास मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है, दिस रेगुलेटरी एंजाइम इज एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम का भी अगर आप देखें, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने दो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि इस एंजाइम के लिए जो मेन आपके पास इनहिबिटर होगा, दिस विल बी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अगेन लो एनर्जी कंडीशन। और इसके लिए जो एक्टिवेटर होगा, एक्टिवेटर आपके पास जो है वो केल्विन साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फोटोसिंथेसिस की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे विल एक्ट एज द एक्टिवेटर। यानी ये सेल को ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में शुगर्स प्रेजेंट हैं, तो उन शुगर्स को यूज करते हुए स्टार्च या सुक्रोज की बायोसिंथेसिस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास इस एंजाइम के जो रेगुलेटर्स हैं उसको आप देखें तो उसमें एक तरफ आपके पास लाइट एनर्जी में या लाइट की कंडीशंस में जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, और दूसरा आपके पास जो है वो डार्क कंडीशन में प्रेवेलेंट है। सो अगेन अगर आप देखें तो लाइट एनर्जी में चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के जो मेजर इंटरमीडिएट्स हैं, दीज आर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या और कोई सा भी इंटरमीडिएट जो कि केल्विन साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है, इट हैज द पोटेंशियल कि इट कैन एक्टिवेट द एंजाइम एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि डिम लाइट में या डार्क कंडीशंस में आपके पास जो है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई है, एटीपी की अमाउंट लो है। सो दे विल एक्ट एज द सुप्रेसर फॉर दिस एंजाइम, क्योंकि सेल के पास पहले ही एनर्जी कम है, तो वो इस एनर्जी को मजीद यूज करते हुए बायोसिंथेटिक पाथवेज की तरफ नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे करवाएगा ताकि उस पाथवे के थ्रू ये अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। तो यहाँ तक आपके पास जो मेजर इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस का, और इसके अलावा जो नेक्स्ट सुक्रोज एंड स्टार्च बायोसिंथेसिस, इनको हमने कंप्लीट कर लिया और इनकी रेगुलेशन भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो उससे क्लियर कर लें। और मैम फिर नहीं आ रही आवाज।